गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा चैप्टर है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। तो आईजीएसटी की हम बात करेंगे। आईजीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जीएसटी जो एक ड्यूअल टैक्स है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट साइमल्टेनियसली टैक्स लगाती है इंट्रा स्टेट सप्लाई पर। इंट्रा स्टेट मीन्स कि जो स्टेट के अंदर की सप्लाई है, इन स्टेट के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई की गई हैं। लेकिन अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जाएगी या फिर अगर गुड्स इंपोर्ट की जाएंगी इंडिया में, देन जो टैक्स अप्लाई किया जाएगा वो होगा आईजीएसटी, यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी, राइट। तो आज हम इंटीग्रेटेड जीएसटी के बारे में बात करने वाले हैं। इंटीग्रेटेड जीएसटी से पहले अगर हम बात करें तो इंटर स्टेट सप्लाई पर सीएसटी लागू हुआ करता था, जो कि एक सेंट्रल सेल्स टैक्स था और सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसके लिए कैपेबल थी। लेकिन अब उसका स्थान जो है आईजीएसटी ने ले लिया है और अब इंटर स्टेट सप्लाई पे जो है जीएसटी चार्ज करने का अधिकार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सिमिलरली इंपोर्ट पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही अधिकार है। ओके, और हालांकि कस्टम ड्यूटी भी लागू होगी उसमें, लेकिन अगर हम इंटर स्टेट सप्लाई की बात करें तो वो आईजीएसटी के अंतर्गत ही आएगी। अब हम कुछ वर्ड्स या कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे जो चैप्टर में आपको कहीं कहीं कुछ वर्ड्स नज़र आ सकते हैं, तो हमें उनके बारे में एक बार पता होना चाहिए। एक बार हम स्टार्ट करेंगे आईजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंगली। ऑब्वियसली कोई भी टैक्स जो लगाया जा रहा है वो सरकार के द्वारा सरकार के अधिकार क्षेत्र के अकॉर्डिंगली लगाया जाता है। तो आईजीएसटी के लिए एक एक्ट बनाया गया है, दैट इज़ आईजीएसटी एक्ट 2017। इसमें आप देख सकते हो डायग्राम के थ्रू कि जहाँ पर लेवी एंड कलेक्शन, लेवी मीन्स कि जब टैक्स इम्पोज किया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली जब वो टैक्स कलेक्ट किया जाता है वो किस पर लागू होता है, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज या दोनों पर। और कौन लगाता है, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस सम वर्ड्स रिगार्डिंग आईजीएसटी, और जो भी ऐसे वर्ड्स होंगे जो मुझे लगेगा कि कुछ डिफ़िकल्ट हो सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ। जैसे सेंट्रल टैक्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सेंट्रल टैक्स का मतलब यहाँ पर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज किया जाएगा। और जैसे हम सीजीएसटी की हम बात करते हैं, दैट इज़ नॉन एज सेंट्रल टैक्स। ओके, नेक्स्ट इज़ कंटिन्यूस जर्नी। ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें कहीं कहीं पे नज़र आ सकते हैं, कारण क्योंकि एक जब इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सप्लाई पे भी आईजीएसटी चार्ज किया जाता है, इसलिए हमें कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी का भी पता होना चाहिए जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। तो कंटिन्यूस जर्नी का मतलब यहाँ पर जब भी कोई पर्सन ट्रैवल करता है और अगर वो सिंगल टिकट पे या एक से ज़्यादा टिकट पे ट्रैवल करता है, बट सप्लाई ऑफ सर्विसेज एक ही पर्सन के द्वारा ले रहा है, ठीक है। मान लीजिए हमारी जर्नी जो है काफ़ी लॉन्ग है और हमें बीच में स्टॉपेज है, लेकिन स्टॉपेज उस तरीके का नहीं है कि हम कहीं पे अपनी जर्नी ब्रेक कर सकें, राइट। तो ब्रेक नहीं होना चाहिए, स्टॉप ओवर नहीं होना चाहिए। एक सिंगल सप्लायर भी हो सकता है हमारी टिकट्स का, हमारी उस सर्विस का, और एक से ज़्यादा सप्लायर भी हो सकते हैं, उनके एजेंट के द्वारा भी हमें इस तरीके की सर्विसेज दी जा सकती हैं। लेकिन उस जर्नी में कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए और उसमें कोई भी इस तरीके का जैसे कह सकते हैं कि आप एक ट्रांसफ़र करेंगे कन्वेंस, अपना जो व्हीकल है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टॉप ओवर का मतलब यही है। नेक्स्ट इज़ कस्टम फ्रंटियर ऑफ इंडिया। कई बार ये वर्ड आता है हमारे अलग अलग जगह चैप्टर में। कस्टम फ्रंटियर का मतलब कस्टम एरिया की लिमिट से है। तो कस्टम एरिया की लिमिट मतलब जब कोई भी गुड्स हम बाहर से मंगवाते हैं तो कस्टम से क्रॉस होकर निकलती हैं, कस्टम के से निकल कर आना होता है, तो ऑब्वियसली कस्टम ड्यूटी भी चार्ज की जाती है। तो कस्टम एरिया की जो लिमिट्स हैं दोज आर नोन एज कस्टम फ्रंटियर्स। नाउ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का हमें आइडिया है ही। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में करवा सकती हूँ। जैसे अगर मैं सर्विसेज की बात करूं तो एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि सप्लायर जो है यहाँ का है और जो रिसिपिएंट है वो इंडिया के बाहर का है, राइट। या रिसिपिएंट जो है वो ऑब्वियसली रिसिपिएंट इंडिया के बाहर का ही है, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर ही है और सप्लायर भी इंडिया से रिलेट करता है।
जो भी पेमेंट होगी वो कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में होगी, क्योंकि एक देश से दूसरे देश के बीच में जब सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है तो फॉरेन एक्सचेंज जो कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज है वहाँ उसमें पेमेंट की जाती है। और सप्लायर ऑफ सर्विस एंड रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, राइट, उन वो डिफरेंट कैटेगरी के मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे, डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट के से कनेक्टेड माने जाएंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में हमने सप्लाई ऑफ सर्विस, अगर सप्लायर इंडिया का है, रिसिपिएंट इंडिया के बाहर का है, सप्लाई हमने इंडिया के बाहर की है, पेमेंट कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में है, और जो है एस्टेब्लिशमेंट जो है वो डिस्टिंक्ट पर्सन से रिलेटेड है। नाउ फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट की हम बात करते हैं। फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है ऐसा स्थान, ऐसा बिजनेस प्लेस जो ऑफिशियल जिसे कहते हैं ना एक रजिस्टर्ड ऑफिस, वो नहीं है, उसके अलावा कोई भी बिजनेस प्लेस जो सप्लायर का माना जाएगा, जहाँ से वो गुड्स सप्लाई करता है, सर्विसेज सप्लाई करता है, तो उस स्थान को हम फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट कह सकते हैं, जहाँ जो परमानेंट नेचर का होता है, जहाँ थोड़ा सा इस तरीके का स्ट्रक्चर है, जहाँ से रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं, टेक्निकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज के द्वारा काम लिया जा रहा है। तो रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा जो भी एक स्थान है परमानेंट नेचर का है, उसे हम फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन में डालते हैं। नेक्स्ट मैं आपको लेके जाऊंगी इस पॉइंट पे। वैसे तो गवर्नमेंट के बारे में तो क्या बताना है, गवर्नमेंट का मतलब यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स हमें आइडिया है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में अब बात करते हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो इंडिया के अंदर इंपोर्ट की गई हैं, यानी लोकेशन इंडिया के अंदर की है, रिसिपिएंट इंडिया का पर्सन है, लेकिन सप्लायर इंडिया से बाहर का व्यक्ति है, और प्लेस ऑफ सप्लाई है, यानी कि इंडिया के अंदर सप्लाई की गई है। तो इट्स वेरी सिंपल। नाउ इंटीग्रेटेड टैक्स, यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड टैक्स का मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर हमारा GST एक्ट लागू होता है। इंटरमीडियरी का मतलब होता है वो पर्सन, जैसे ब्रोकर है या एजेंट है, जो सप्लायर के बिहाफ पर आपको सप्लाई कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, उसके बिहाफ पर कर रहा है। वो खुद करेगा तो फिर वो एजेंट नहीं कहलाएगा। मतलब अगर वो अपने अकाउंट पे करेगा, यानी कि वो प्रिंसिपल बनकर करता है, तो इट मीन्स कि वो एजेंट नहीं है किसी का। एजेंट का मतलब यही है जो दो पार्टीज़ को मिलाने का काम करता है। ठीक है, ये ग्राफ से देख सकते हो। इसका मतलब होता है ब्रोकर और एजेंट और एनी अदर पर्सन जो क्या करेगा, अरेंज करेगा या आपको फैसिलिटेट करेगा सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या दोनों सिक्योरिटीज़ भी बेच सकता है, वो दे सकता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में वो काम करता है। जो अपने अकाउंट पे अगर करता है तो वो ऐसा पर्सन नहीं है। मतलब इंटरमीडियरी होने के लिए दो लोगों को मिलाना ज़रूरी है। अगर आप अपने लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप इंटरमीडियरी नहीं हो, यानी कि मीडिएटर जिसको आप कहते हैं ना, वो नहीं है। मिडल मैन जिसकी हम बात करें। लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, तो हम यहाँ बात करेंगे कि जो सर्विस ले रहा है उसकी लोकेशन कैसे डिसाइड करते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे। ये और एक और पॉइंट आएगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। तो अभी मैं रिसिपिएंट की बात करूँगी, और जैसे ही सप्लायर आएगा तो ऑटोमेटिकली यही चारों पॉइंट फिर से आएंगे, बस थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा। जैसे अब कैसे पता लगाएं कि जो रिसिपिएंट है उसकी लोकेशन क्या है? तो उसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, एक तो उसकी लोकेशन वो हो सकती है, मान लीजिए ऐसा हो गया। लेकिन अगर रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कोई फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट से में जो है भी हम सर्विस दे सकते हैं, यानी कि एक तो हम रजिस्टर्ड ऑफिस में सर्विस दे सकते हैं उनको, या फिर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कोई और फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ दी जा सकती है, या उसके भी अलावा कोई और ऐसा पर्सन जो एक ऐसा स्थान जो जैसे मान लीजिए एक से ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट है उसके पास, जो भी रिसिपिएंट है, तो सप्लाई हम हर जगह देते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्लोज्ड होगा, जो सबसे ज़्यादा नियरेस्ट होगा, मतलब जो जिसमें सबसे ज़्यादा एक तरह से सप्लाई होती है, तो वो स्थान लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट माना जाएगा। फिर से बता रही हूँ, रिसिपिएंट की लोकेशन क्या मानी जाएगी? अगर रजिस्टर्ड ऑफिस की जो लोकेशन है, या तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है तो कोई फिक्स एस्टेब्लिशमेंट है, तो या तो वो, या फिर जहाँ पर एक से ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट में हम सप्लाई कर रहे हैं
तो जो स्थान सबसे ज़्यादा कंसर्न्ड है, मतलब जिस पर सबसे ज़्यादा इस तरीके के ट्रांजैक्शन होते हैं, या तो वो या फिर उसका रेजिडेंस, चौथे नंबर पे आ रहा है उसका रेजिडेंस। सिमिलरली अगर सप्लायर की मैं बात करूँ, यहाँ भी वही 4 चीज़ें हैं, या कि सप्लायर का जो लोकेशन है वो कैसे डिसाइड करेंगे। एक तो उसका रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, जहाँ पर सप्लायर जो है जिस स्थान को अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बना रखा है, ठीक है। दूसरा, या फिर ऐसी सप्लाई जो रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कहीं और से की जाती है, तो वो हो गया फिक्स एस्टेब्लिशमेंट। एक से ज़्यादा अगर फिक्स एस्टेब्लिशमेंट हैं तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा जहाँ से सबसे ज़्यादा सप्लाई की जाती है, ठीक है। और लास्ट में आ रहा है, अगर इन तीनों जगह पे नहीं है तो फिर उसका जो रेजिडेंस होगा, मतलब सप्लायर का जो रेजिडेंस होगा, वहाँ उस स्थान को क्या मानेंगे हम कि वहाँ से सप्लाई की जा रही है। मतलब सप्लायर की लोकेशन जो है डिसाइड हम इस तरीके से करेंगे। तो आपने देखा कि ये चारों और ये वाले चारों पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पर हम सप्लाई कर रहे थे और यहाँ से सप्लाई हम ले रहे थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ रहा है हमारा, दैट इज़ नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट। तो इसको मैं डायग्राम से क्लियर करना चाहूँगी। ऐसे पर्सन, पहले तो हेडिंग देखिए, नॉन टैक्सेबल, टैक्सेबल नहीं है, ऑनलाइन रिसिपिएंट, जो ऑनलाइन सर्विसेज ले रहे हैं या ऑनलाइन कुछ चीज़ों की एक्सेस ले रहे हैं। अभी देख लेते हैं क्या ऑनलाइन जो रिसिपिएंट हैं वो कौन कौन है। मीन्स एक तो नॉन टैक्सेबल वर्ड बोला उसने, नॉन टैक्सेबल में गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, गवर्नमेंटल मतलब कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी हो गई, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी क्यों ना हो, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है जो जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। एक तो गवर्नमेंट और उसकी जितनी भी बॉडीज़ हैं, प्लस में कोई भी इंडिविजुअल जो रजिस्टर्ड नहीं है, या इंडिविजुअल भी या कोई भी अदर पर्सन क्या रिसीव कर रहे हैं, वो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन। अभी देखो यहाँ पे कोई चीज़ें नहीं, गुड्स नहीं ले रहे हैं, यहाँ वो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन, जैसे हम डाटा सर्च करते हैं गूगल पे, तो एक तरीके से क्या चीज़ है, वो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन लेने का ही तरीका है ना। तो डेटाबेस एक्सेस है, कोई भी हम डाटा पर एक्सेस लेते हैं या कोई भी इन्फॉर्मेशन हम वहाँ से कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, कोई रिट्रीव का मतलब निकालना, उसमें से कोई अपने काम की इन्फॉर्मेशन निकालना। पर्पज़ क्या है, पर्पज़ आपका कॉमर्स इंडस्ट्री या कोई बिज़नेस या प्रोफेशन नहीं है, ये ध्यान में रखना। ये काम आप किसी बिज़नेस प्रोफेशन या किसी इंडस्ट्री के लिए नहीं कर रहे हो, राइट। और लोकेटेड कहाँ है, टैक्सेबल टेरिटरी में। तो ऐसी टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब ऐसी टेरिटरी जहाँ पर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो टैक्सेबल है। आप फिर से आ जाइए, दोबारा से देखते हैं। नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट है, तो पर्सन नॉन टैक्सेबल है, यानी कि पर्सन में जैसे गवर्नमेंट आ गई, गवर्नमेंट की जितनी बॉडीज़ हैं, प्लस में ऐसा इंडिविजुअल जो रजिस्टर्ड नहीं है या ऐसा पर्सन जो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन हो कहाँ रहा है, ये टैक्सेबल टेरिटरी में, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। और उसके बाद आ जाएंगे ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस का मतलब क्या है। अभी यहाँ पे जो ये वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब समझाएंगे हम। इसका मतलब जैसे मान लीजिए आप इंटरनेट पे कोई ऐड देते हैं या कोई क्लाउड सर्विसेज का जो है यूज़ करते हैं, ठीक है, क्लाउड सर्विसेज यूज़ करते हैं अपने डाटा स्टोर करने के लिए। आप ई बुक्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो बुक्स हैं वो देखते हैं, मूवी है, म्यूज़िक है, सॉफ्टवेयर है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन इस तरीके की है टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। ऑनलाइन सप्लाई ऑफ डिजिटल कंटेंट है, जैसे मूवी, टेलीविज़न शोज़, म्यूज़िक, ये सब जो है वहाँ पे सप्लाई किया जाता है। डिजिटल डेटा स्टोरेज, अब ये देखो कुल मिलाकर जो कहने का मकसद ये है कि जितनी भी चीज़ें हैं ये सब ऑनलाइन डेटा से रिलेटेड हैं, ठीक है, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। इवन ऑनलाइन गेमिंग जो है वो भी इसमें आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन डेटा एक्सेस से रिलेटेड हो गई, ठीक है। फिर है आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स का मतलब होता है कि जो भी IGST, जैसे कि आपने देखा था हमने जब लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स का वीडियो हमने बनाया तो उसमें यही बातें डिस्कस हुई थी कि 2 तरह के टैक्स हैं, एक इनपुट और एक आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स जो आप सप्लाई करते हो गुड्स एंड सर्विसेज, उस पर जो टैक्स पे किया जाता है सरकार को, दैट इज़ आउटपुट टैक्स। और जो इनपुट आपने लिया था उस इनपुट पर जो टैक्स दिया गया था दैट इज़ इनपुट टैक्स। तो वो उसको हम बाद में देखेंगे क्योंकि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट देने के लिए यूज़ किया जाता है। आउटपुट टैक्स का मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्स दिया जाता है दैट इज़ आउटपुट टैक्स, ठीक है।
और अगर रिवर्स चार्ज का मतलब समझते हैं कि जब सप्लायर की बजाय रिसिपिएंट जो है टैक्स देता है वो हमने ऐड नहीं करना है, मतलब आउटपुट टैक्स में रिवर्स चार्ज वाला टैक्स ऐड नहीं होगा, ठीक है। और स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन की बात कर रहा है तो स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन ऐसा एरिया जिसे सरकार ने बहुत सारी लिबर्टीज़, बहुत सारे सब एक तरीके से हेल्प दी है ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें। और स्पेशली जो इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं इकोनॉमिक वे में एक तरीके से जो एक कंट्री को आगे ले जाने के लिए कुछ इस तरीके की ये एक स्कीम्स हैं सरकार की, जिसके तहत कुछ एरियाज़ फिक्स कर दिए जाते हैं जहाँ पर जैसे कहते हैं नॉन टैक्सेबल एरिया हो गया, जहाँ पर जैसे मान लीजिए जीएसटी की हम बात करें तो वहाँ पे जीएसटी नहीं अप्लाई होता, एक अलग टेरिटरी मानी जाती है वो हालांकि है इंडियन बॉर्डर्स में ही, लेकिन उसको अलग टेरिटरी की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है जैसे टैक्सेबल टेरिटरी की हम बात करें तो टैक्सेबल टेरिटरी मैंने बता दिया, ऐसी टेरिटरी इंडिया के अंदर ही जो ऐसा स्थान जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई टैक्सेबल मानी जाती है। ज़ीरो रेटेड सप्लाई किसको कहेंगे? ज़ीरो रेटेड सप्लाई का मतलब है मतलब किन पे लागू होती है, यानी कि ज़ीरो रेटेड का मतलब होता है जहाँ पर कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता, जैसे एक्सपोर्ट और गुड्स और सर्विसेज पे नहीं किया जाता। और यही जो मैंने अभी बताया था सेज स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन या स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन डेवलपर हैं जो डेवलप कर रहे हैं, अगर उनको हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस, सो देयर विल बी नो परसेंटेज ऑफ जीएसटी चार्ज टू बी चार्ज ऑन दिस काइंड ऑफ सप्लाई। तो ज़ीरो रेट एक तो सेल्स के लिए है और एक एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए है, ठीक है। और ये हो गई हमारी कुछ डेफिनेशंस। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन थोड़ी कुछ एक ही है, ज़्यादा कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इन डेफिनेशंस के बारे में या इन शब्दों के ऊपर आपको थोड़ा फोकस करना है, इनका मतलब समझना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑफ आईजीएसटी, जो कलेक्शन ऑफ आईजीएसटी है उसकी बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।